Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello friends, welcome to the Solitude Education. Now started our next question. बच्चे हमने जो पढ़ा है अभी तक, हम पढ़ रहे हैं रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन। तो रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन के अंदर जितना नॉर्मल पार्ट था वो सारा मैंने करा दिया कि स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी जॉइंट की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इवन डिजाइनिंग कैसे करते हैं, वो सारा पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। हमने एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से देखा, ठीक है। उसके बाद स्टील में रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन के अंदर ही एक सबसे अच्छा टॉपिक आता है असेंट्रिक लोडेड कनेक्शन। क्या आता है बच्चे? असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन बोल सकते हैं। नाउ अपनी कॉपी में बच्चे नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, दैट इज असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन। नाउ असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन क्लियर है? तो बच्चे नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन के बारे में। क्लियर है? नाउ असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन क्लियर बच्चे? चलो असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन। अब अगर मैं असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन की बात करता हूं तो बच्चे असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है इन प्लेन एसेंट्रिसिटी और दूसरा होता है आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी, ठीक है। इन प्लेन एसेंट्रिसिटी का क्या मतलब है? इन प्लेन एसेंट्रिसिटी का ये मतलब है कि जो मेरा बोल्ट ग्रुप है और जो लोड है दोनों का प्लेन सेम ही है। मतलब बात कहने की ये है, मान लो जो कि ये मेरा कनेक्शन होना था, यहाँ पे ये मेरा कनेक्शन होना था, ये आपने बोल्ट लगा रखा है, ठीक है। तो बोल्ट का प्लेन क्या हो गया? ये वाला प्लेन, और इसी के सेम प्लेन में मैंने कहीं लोड लगा रखा है यहाँ पे, यानी कि लोड का भी प्लेन यही हो गया सेम। तो बोल्ट ग्रुप और लोड दोनों का प्लेन सेम है तो उसको बोलते हैं इन प्लेन एसेंट्रिसिटी। और अगर मान लो कि मेरे बोल्ट ग्रुप है इस वाले प्लेन में और मैंने लोड इसके कहीं दूसरे प्लेन में लगा रखा है तो उसको बच्चे बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी। तो असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन का मतलब समझ गए कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड और बोल्ट ग्रुप का सीजी में कहीं ना कहीं असेंट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है, और जब असेंट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है तो उसी कनेक्शन को हम बोलते हैं क्या बच्चे? असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन। क्या बोलेंगे उसी को? वी कॉल इट असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन। क्लियर है? इसके अंदर असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन के अंदर टाइप 1 हम पढ़ेंगे सबसे पहले। नाउ टाइप 1 मान लीजिए। नाउ टाइप 1, तो बच्चे टाइप 1 मैंने आपको क्या बताया? टाइप 1 जो हम पढ़ने वाले हैं, टाइप 1 होगा मेरा, कौन से कनेक्शन होंगे टाइप 1? नाउ टाइप 1 कनेक्शन इज टाइप 1 में इन प्लेन एसेंट्रिसिटी। नाउ टाइप 1 इज इन प्लेन एसेंट्रिसिटी। नाउ इन प्लेन एसेंट्रिसिटी क्लियर है? इन प्लेन एसेंट्रिसिटी क्लियर बच्चे? सभी को समझ में आया? इन प्लेन एसेंट्रिसिटी वाला पढ़ रहे हैं, केस नंबर 1 यानी कि टाइप 1। इन प्लेन का मतलब क्या है? इन प्लेन का मतलब है कि बोल्ट ग्रुप और लोड दोनों का प्लेन सेम है, लेकिन असेंट्रिसिटी पे हैं अभी भी दोनों, जब भी तो असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन होगा, ठीक है। इन प्लेन का मतलब समझ गए। आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ प्लेन का मतलब होता है कि बोल्ट ग्रुप और लोड दोनों के प्लेन ही अलग है तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी। दोनों के एनालिसिस अलग अलग तरीके से होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला, टाइप 1 वाला, यानी कि इन प्लेन एसेंट्रिसिटी। क्लियर है सभी को? चलो मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूं बच्चे, शायद आपको होपफुली कनेक्शन के बारे में समझ में आ जाए कि जो लोडिंग कंडीशन है वो कुछ कैसी। अब इधर देखो, फिगर में देखो, थोड़ा सा मैंने जूम इन कर दिया इसको, ठीक है। अब देखो ये बच्चे एक प्लेन था, ठीक है, ये मेरा ब्रैकेट, ये मेरा आई कनेक्शन है। इस आई कनेक्शन के थ्रू, इस आई कनेक्शन पे मेरे को एक लोड ट्रांसफर करना है, लोड यहाँ पे लगा, ये मेरा प्लान व्यू है। नाउ दिस इज द प्लान व्यू, और ये मेरा बच्चे सेक्शनल व्यू, ठीक है। ये मेरा है सेक्शनल व्यू। नाउ दिस इज द सेक्शनल व्यू, ये मेरा क्या है? नाउ दिस इज द सेक्शनल व्यू। और ये बच्चे जो मेरा ये बना है नीचे वाला, नाउ दिस इज द प्लान व्यू। ये क्या है मेरा? नाउ दिस इज द प्लान व्यू। क्लियर है? नाउ दिस इज द प्लान व्यू। क्लियर है? ये प्लान व्यू हो गया, ये मेरा सेक्शनल व्यू हो गया। यहाँ पे लोड है, यहाँ पे कहीं लोड लगा है प्लान में, और इस लोड को इस पे कनेक्शन पे ट्रांसफर करना था, इस आई कनेक्शन पे। कैसे करूंगा? मैंने एक छोटा सा क्या ले लिया बच्चे? ब्रैकेट ले लिया, उस ब्रैकेट के कनेक्शन यहाँ पे कर दिया ऐसे, और उसके थ्रू मैं यहाँ पे लोड ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब ये जो बोल्टिंग दिख रही है, ये तो बच्चे टॉप से दिख रही है आपको। अगर आप साइड से देखोगे तो ये कुछ कनेक्शन बोल्ट, रिवेट या बोल्ट के कुछ इस तरह से हो रखे हैं, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे आपका लोड लगा है। नाउ दिस इज द पॉइंट लोड,
P। क्लियर है? समझ में आया सभी को? चलो, समझ में आ गए सभी को बच्चे? चलो अब भाई मैं एसेंट्रिक, मैं थोड़ा सा एनालिसिस की बात करूंगा इसमें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, बड़े ध्यान से सुनना, किसी को ना कुछ नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है सभी को। सुनो सभी लोग। अब देखो, अब भाई एनालिसिस कैसे करें? तो सबसे पहले ये मेरा था सीजी, नाउ दिस इज द सीजी ऑफ द बोल्ट ग्रुप। ठीक है बच्चे, ये क्या था मेरा? नाउ दिस इज द सीजी, ये मेरा सीजी था बोल्ट ग्रुप का। अब भाई इन ये जो लोड लगा है पी, इस लोड को कौन बियर करेगा? सबको पता है कि भाई इस लोड को ये बोल्ट ग्रुप ही बियर करने वाला है। तो जब ये लोड इस पे आएगा तो इस लोड को मान लो कि ये सीजी ये किसी एसेंट्रिसिटी पे है, और ये एसेंट्रिसिटी की वैल्यू मैंने बच्चे मान ली कि जो एसेंट्रिसिटी है दैट इज ई। ठीक है, एसेंट्रिसिटी कितनी है मेरी? इस लोड की जो एसेंट्रिसिटी है, नाउ द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस लोड इज हाउ मच? दैट इज ई। ठीक है, अब वो रिविट तो ऐसे लग रखी है ना अंदर की तरफ बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर इस लोड को बच्चे मेरे को ट्रांसफर करना है तो आप सिंपली बोलोगे कि सर अगर लोड को मेरे को ट्रांसफर करना रहता तो मैं क्या करता कि भाई लोड, एक डायरेक्ट लोड मेरा पी ट्रांसफर होता है। नाउ एक डायरेक्ट लोड पी, ये मेरा डायरेक्ट लोड पी, और इस लोड की वजह से मोमेंट, कितना मोमेंट? पी इंटू ई। एक इस लोड की वजह से एक मोमेंट आया यानी कि पी इंटू ई। क्लियर है? अब इतनी बात क्लियर होगी कि इन बोल्ट पे दो तरह के लोड लगे हुए हैं। इन बोल्ट पे बच्चे दो तरह के लोड लगे हुए हैं। कौन कौन से? एक लोड तो लगा है भाई डायरेक्ट लोड पी, और दूसरा लगा है एक मोमेंट। लेकिन ये मोमेंट एज ए ट्विस्टिंग मोमेंट ट्रांसफर होगा। क्यों होगा? अब इधर देखो, मैंने, अगर आपने सोम की लेक्चर किए हो मेरे, तो मैं वहां पे बताया ये बोल्ट, कोई भी मोमेंट जो किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट को उसके ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करता है, वो क्या होता है? वो बेंडिंग मोमेंट होता है। और कोई भी मोमेंट अगर किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट को उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्विस्टिंग मोमेंट बोलते हैं। अब सुनो, ये बोल्ट है भाई, ये बोल्ट आपने लगा रखे, बोल्ट बोल लो या रिविट बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, ये रिविट है, अंदर की तरफ कनेक्शन हो रखे, ये लोड लगा है। इस लोड की वजह से ये इसको ऐसे आएगा कपल, कपल जो मोमेंट आएगा पी इंटू ई, ऐसे ही तो आएगा। यानी कि ये मोमेंट, ये जो मोमेंट है बच्चे, ये इसको देखो, ये ऐसे लगा, इसको ऐसे रोटेट करेगा, रिविट को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। रोटेशन, ये कौन सा एक्सिस है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यानी कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रहा है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब ये मोमेंट बच्चे क्या है? ये मोमेंट इसमें ट्विस्टिंग प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ट्विस्टिंग। इसका मतलब ये जो वैल्यू है P इंटू ई, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट। ये किसकी वैल्यू है? ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू है। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द ट्विस्टिंग मोमेंट। यानी कि ये जो मेरा मोमेंट ट्रांसफर हो रहा है P इंटू ई, नाउ दिस विल एक्ट एज ए ट्विस्टिंग मोमेंट इन द एंटायर कनेक्शन। इस पूरे कनेक्शन के अंदर ये मेरा जो कनेक्शन हो रखा है, इस पूरे कनेक्शन में वो एक ट्विस्टिंग मोमेंट की तरह ही ट्रांसफर होगा। किसकी तरह ट्रांसफर होगा बच्चे? ट्विस्टिंग मोमेंट की तरह ट्रांसफर होगा। क्लियर है बात? समझ में आएगी? अब ये जो डायरेक्ट लोड लगा है P, इसकी वजह से हर एक बोल्ट के अंदर, इसकी वजह से हर एक बोल्ट के अंदर क्या डेवलप होगी? नाउ देयर इज ए, क्या ट्रांसफर होगा? हर एक बोल्ट में मेरी क्या आएगा? शियर फोर्स आएगा या डायरेक्ट स्ट्रेस आएगी? आएगी कि नहीं? और इस ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से हर एक बोल्ट के अंदर मेरी शियर स्ट्रेस, ट्विस्टिंग शियर स्ट्रेस बोल सकते हैं, या टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगी। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? अरे क्लियर है सभी को? अब सुनो इधर, मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में लोड होता है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेसेस होती हैं। तो भाई ये मेरा बोल्ट था, इस बोल्ट पे मैंने ये मेरा लगा दिया। नाउ अब मैं इसको देखो एनालिसिस कर रहा हूँ। सुनो इधर, एनालिसिस नीचे कहीं कर लेते हैं, नहीं तो ज्यादा यहीं पे ज्यादा ही झोल हो जाएगा यहाँ पे। सुनो इधर बच्चे, अब यहाँ पे थोड़े से खुले में मान ली ये एक मेरा बोल्ट ये हो गया। नाउ फर्स्ट बोल्ट दिस, नाउ थोड़ा सा, नाउ दिस इज द सेकंड बोल्ट। मैं अच्छे से बना देता हूँ बच्चे इसको।
चलो बच्चों ये मैंने ना बोल्ट बना दिए, नाउ दीज आर द बोल्ट्स, ठीक है, ये मेरे बोल्ट बन गए, ठीक है, यही था। अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो सभी लोग, अब इनका मैं सीजी बना देता हूँ। नाउ दिस इज द सीजी, ये कहीं पे ये मेरा सीजी हो गया इन बोल्ट ग्रुप का, ठीक है। नाउ दिस इज द सीजी ऑफ द बोल्ट ग्रुप, ठीक है, ये आपका सीजी हो गया इन बोल्ट ग्रुप का, क्लियर है। अब इन सीजी पे क्या था, मेरे दो लोड लगे हुए थे, एक तो मेरा डायरेक्ट लोड लगा था P, नाउ वी हैव ए डायरेक्ट लोड P, ठीक है, ये मेरा एक डायरेक्ट लोड हो गया, दैट इज द P, ठीक है, और एक मेरा ट्विस्टिंग मोमेंट हो गया, ट्विस्टिंग मोमेंट कितना था, T इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज P इंटू E, एक ट्विस्टिंग मोमेंट आ गया मेरा P इंटू E और एक डायरेक्ट लोड P। इस डायरेक्ट लोड की वजह से हर एक बोल्ट में, इस डायरेक्ट लोड की वजह से बच्चे हर एक बोल्ट में क्या डेवलप होगा, देयर इज ए, इस ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से, इस डायरेक्ट लोड की वजह से हर एक बोल्ट में मेरी डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस आएगी। अब जो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस की वजह से डायरेक्ट शेयर फोर्स आएगा, और शेयर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो लोड की डायरेक्शन, यानी कि इस बोल्ट में भी मेरा एक शेयर फोर्स आएगा, नाउ मैंने मान लिया दैट इज F1, यानी कि मेरा हर एक बोल्ट में आएगा, इधर भी डायरेक्शन क्या होगी F1, इधर भी डायरेक्शन मान ली मैंने दैट इज F1, इधर भी डायरेक्शन मैंने मान ली दैट इज F1, हर एक बोल्ट में डेवलप होगा। इस बोल्ट में बच्चे मेरा डेवलप होगा, कितनी वैल्यू होगी, दैट इज ऑफ F1, इस बोल्ट में मेरी दैट इज डेवलप होगी, दैट इज ऑफ F1, इस बोल्ट में मेरी डेवलप होगी, दैट इज ऑफ F1, और इस बोल्ट में भी मेरी डेवलप होगी, दैट इज ऑफ F1, क्लियर है, क्लियर। बस ये F1 की डायरेक्शन क्या होगी, ये F1 की डायरेक्शन वही होगी जो लोड की डायरेक्शन होगी, ये बात ध्यान रखना बच्चे। अगर लोड की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है तो F1 की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ही रहने वाली है, बस इतनी बात को ध्यान में रख लेना। अब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बच्चे ये बोलता है कि टॉर्शन का जब कॉन्सेप्ट आया था, नाउ टॉर्शन का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, नाउ इट इज फॉर द सर्कुलर शाफ्ट। कॉन्सेप्ट का तो जो टॉर्शन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है वो एक टॉर्शन सर्कुलर शाफ्ट के लिए हुआ है ना, बेसिकली यही होता है। तो एनालिसिस ये बोल रहा है, एनालिसिस बच्चे ये बोल रहा है कि ये जितने भी बोल्ट हैं, ये मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर्म कर रहे हैं। ये मेरे जितने भी बोल्ट हैं दैट ऑल ओवर फॉर्म, मैंने क्या किया, जितने भी मेरे बोल्ट हैं बच्चे, मेरे जितने भी बोल्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मेरे जितने भी बोल्ट हैं बच्चे, मैंने मान लिया कि वे एक सर्कुलर एरिया फॉर्म कर रहे हैं, एक सर्कुलर सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस सुनना ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट चीजें आती कहां से, सुनना बच्चे ध्यान से। पहले मैंने क्या मान लिया कि मैं एनालिसिस पर्पज से ये मान रहा हूं कि ये जितने की बोल्ट है मेरे, डेट आर फॉर्म ए सर्कुलर एरिया, वे एक सर्कुलर एरिया फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो एक सर्कुलर एरिया फॉर्म कर रहे हैं। मैंने भी एक सर्कुलर एरिया बना लिया अपना, ठीक है, ये मैंने अपना बच्चे सर्कुलर एरिया बना लिया। बस जस्ट ए मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये मेरी रिविट और बोल्ट थी, ये मैंने सारी एक सर्कुलर एरिया पे रख दी। एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें कुछ एजम्पशन से लेके चलते हैं, ठीक है। अब इस बोल्ट ग्रुप पे, इन पे बोल्ट ग्रुप बोला है, रिविट पे मेरा एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगा है। ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, दैट इज P इंटू E। इस ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से हर एक बोल्ट में मेरी क्या डेवलप होंगे बच्चे, इस हर एक बोल्ट में मेरी क्या डेवलप होगी, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो मेरे को ये बताओ, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस अगर ये मेरा सेंटर पॉइंट है और मुझे इस रिविट या बोल्ट पे टॉर्शनल शियर स्ट्रेस निकालनी हो, तो शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या होती है, जो मेरी किसकी डायरेक्शन होती है, जो मेरी ट्विस्टिंग मोमेंट की डायरेक्शन होती है। यानी कि टॉर्शनल शियर स्ट्रेस की वजह से मेरा एक टॉर्शनल शियर फोर्स डेवलप होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो सेंटर पॉइंट होगा और जो बोल्ट हो या रिविट होगी, उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि मेरे F2 की डायरेक्शन यही है। अगर मुझे बच्चे इस बोल्ट पे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, CG, जो मेरा CG होगा और जो मेरा बोल्ट होगा उसकी लाइन को ज्वाइन करते हुए नाउ उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे लेते हैं। ये आपने पढ़ा होगा बाकायदा सॉन्ग के अंदर, ऐसे लेते हैं ना। अगर मुझे मान लो बच्चे इस बोल्ट पे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, CG और बोल्ट की लाइन को मिला दूंगा। ये कैसे घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज, तो उसकी ये किस तरफ जाएगा, नाउ इट इज आल्सो क्लॉकवाइज। क्या होगी इसकी डायरेक्शन, दैट इज F2। उसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, दैट इज F2। अगर बच्चे मेरे को इस वाले बोल्ट पे निकालना है तो ये मेरा बोल्ट एंड नाउ दिस इज द बोल्ट एंड नाउ दिस इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है। इस पे कितनी होगी, नाउ ये कैसे रोटेट कर, नाउ दिस इज F2, ये भी कितना होगा, दैट इज F2, क्लियर है। अगर मुझे इस बोल्ट पे निकालना रहता तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ज्वाइन कर दूंगा और
दोनों को ज्वाइन करने के बाद इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये मेरी किसकी डायरेक्शन होगी F2। अगर मेरे को बच्चे इस पे निकालना रहता तो मैं अगेन ज्वाइन करता। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2। F2 किसकी वजह से आ रहा है, F2 किसकी वजह से आ रहा है, F2 बच्चे किसकी वजह से आ रहा है, F2 आ रहा है इस ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से। तो इसमें जो अजम्पशन हम मान के चलते हैं एनालिसिस में, ये अजम्पशन ये मान के चलते हैं कि ये जितने भी मेरे बोल्ट हैं ये एक सर्कुलर एरिया फॉर्म कर रहे हैं, और जब ये सर्कुलर एरिया फॉर्म कर रहे हैं तो इस पे जो शियरिंग स्ट्रेस आ रही है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस P into E की वजह से, वो किसकी वजह से आएगी। अब देखो इसको कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इसको देखो बच्चे, ये मेरा बोल्ट ग्रुप था, इस बोल्ट ग्रुप का CG कहीं यहाँ पे था, इस बोल्ट का ग्रुप से CG मेरा कहीं यहाँ पे था। मैंने बताया जो F2 की डायरेक्शन होगी, F2 क्या है, shear force in the bolt due to this torsional moment P into E, और F1 क्या है, shear force in the bolt due to this force P। क्लियर है। तो ये बच्चे मेरा CG है। नाउ दिस इज द CG। इस CG से अगर इस बोल्ट के अंदर मेरे को F2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको मिला दूंगा आपस में, वी कैन ज्वाइन। मैं क्या कर दिया बच्चे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। जो भी बोल्ट होगा, बोल्ट एंड द CG ऑफ द बोल्ट ग्रुप, दोनों को ज्वाइन करूंगा। दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मेरा जो भी फोर्स होगा वही मेरा F2 फोर्स हो जाएगा। नाउ दिस इज द F2 फोर्स। अगर मान लो कि मेरे को इस बोल्ट में निकालना है तो ये मेरा CG हो गया, CG और बोल्ट को मैंने मिला दिया। नाउ दिस इज द CG एंड नाउ दिस इज द बोल्ट। ठीक है। अब ये कैसे रोटेट कर रहा है, नाउ दिस इज रोटेट लाइक दिस। ये मेरा क्या वैल्यू होगी, दैट इज F2। ये मेरी किसकी वैल्यू होगी, F2। अगर मान लो मुझे इस बोल्ट के अंदर निकालना था तो ये बोल्ट एंड द CG ऑफ बोल्ट ग्रुप मैं क्या करता, आपस में ज्वाइन कर देता। अब आप बोल रहे हैं सर आप F2 ऐसे कैसे घुमा रहे, जो डायरेक्शन बच्चे टॉर्शनल मोमेंट की होगी, देखो कैसे घुमा रहा है ये, क्लॉकवाइज। तो इस बोल्ट पे क्लॉकवाइज कैसे जाएगा, जब ये आगे की तरफ जाएगा, यानी कि ये डायरेक्शन किसकी होगी बच्चे, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2। क्लियर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर परपेंडिकुलर तो पीछे भी था, पीछे भाई नहीं, देखो वो कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। नाउ इट इज ट्राइंग टू रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है। नाउ ये मेरा CG, इस CG से मैंने ये मेरा बोल्ट ग्रुप। अब बताओ ये F2 की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज। नाउ दैट विल बी द डायरेक्शन, ये मेरा क्या होगा, दैट इज F2, दैट विल बी F2। क्लियर है बच्चे, अरे क्लियर है। नाउ और अगर मैं अब नाउ वी कैन टेक, इसमें निकाल लो इस वाले बोल्ट के अंदर, तो क्या करूंगा, ये मेरा CG, ये मेरा बोल्ट, ये मेरा CG हो गया बच्चे। नाउ दिस इज द बोल्ट, तो ये मेरी किसकी डायरेक्शन होगी, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2। इस वाले बोल्ट के ले लेना, नाउ दिस इज द बोल्ट एंड दिस इज द CG, दोनों को ज्वाइन कर दिया। इनके परपेंडिकुलर ये मेरा क्या हो गया, दैट इज ऑफ F2। ये मेरा बोल्ट, ये मेरा CG, ये मेरा बोल्ट, ये मेरा CG, दोनों को मैंने क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया। इसके परपेंडिकुलर ये मेरे किस क्या हो गया, दैट इज F2। ये मेरा बोल्ट, ये मेरा CG, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। नाउ वी कैन ज्वाइन। ये कैसे मूव करेगा, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2। ये किसकी डायरेक्शन होगी, F2 की डायरेक्शन होगी। नाउ दिस इज द CG ऑफ द बोल्ट ग्रुप। ठीक है, ये मेरा CG हो गया मेरे बोल्ट ग्रुप का। अरे क्लियर है, समझ में आया। F1 F2 की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे। अब F1 F2 के बीच का कुछ एंगल होगा, सुनो इधर मेरी बात। F1 F2 के बीच का कुछ एंगल होगा। मान लो ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल से ये एंगल मेरा थीटा है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये कितना हो गया थीटा, यानी कि F1 और F2 के बीच का एंगल क्या हो गया मेरा, थीटा हो गया। F1 और F2 के बीच का एंगल क्या हो गया बच्चे, मेरा थीटा। क्लियर है। जब दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो मेरा रिजल्टेंट कहां से पास करेगा, इन दोनों के बीच से। मैंने मान लिया ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स हो गया, तो हर एक बोल्ट में मेरा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। जैसे F1 F2 था तो इसके बीच में मेरा रिजल्टेंट फोर्स आ गया, कितना, दैट इज FR। ये F1 F2, इन दोनों के बीच मेरा रिजल्टेंट फोर्स होगा, दैट इज FR। ये F1 F2 में बच्चे इन दोनों के बीच मेरा कहीं रिजल्टेंट फोर्स होगा, दैट इज FR। ये F1 F2 इन दोनों का कहीं मेरा रिजल्टेंट होगा, दैट इज FR। ठीक है, ये F1 F2 में दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ होगा, दैट इज FR। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकाल लिया आपने रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब जब बच्चे आपने रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल ली तो सबसे एक क्वेश्चन आता है कि विच इज द मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट। तो सबसे मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट वो बोल्ट होगा जिसमें FR यानी कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। आपसे पूछे कि इन सभी बोल्ट में से विच इज द मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट, किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे,
तो उस बोल्ट में सबसे ज्यादा बच्चे स्ट्रेस डेवलप होगी जिसमें एफ आर की वैल्यू, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है। जिस बोल्ट के अंदर एफ आर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही मेरा मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट होगा। अगर वो बोल्ट मेरा सेफ है तो इसका मतलब मेरे सारे के सारे बोल्ट सेफ हैं, या मेरी रिविट सेफ है और मेरा पूरा एंटायर कनेक्शन सेफ है। अगर मेरा मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट फेल कर रहा है इसका मतलब मेरा कनेक्शन फेल कर रहा है। क्लियर है बात, समझ में आए? अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना बच्चे। आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, कि ये कोई पॉइंट है, इस पे एक फोर्स लगा है मेरा, डेट इज F1, और दूसरा फोर्स लगा है मेरा, ये मान लीजिए F2। ठीक है, एक फोर्स लगा है F1, दूसरा फोर्स लगा है F2, और F1 F2 के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा। तो ये मेरा रिजल्टेंट मेरा होता है डेट इज FR। रिजल्टेंट मेरा कितना होता है? FR। नाउ द रिजल्टेंट इज FR। तो जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स होता है, जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स होगा, नाउ द रिजल्टेंट फोर्स, जो बच्चे रिजल्टेंट फोर्स होगा FR की जो मेरी वैल्यू होगी, कितना होता है रिजल्टेंट फोर्स? FR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, 2F1 F2 cos थीटा। क्लियर हुआ? नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अरे क्लियर है? अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे दो फोर्स लगे हैं, ये मेरा कोई पर्टिकुलर पॉइंट जिसमें मेरे दो फोर्स लगे हैं, एक F1 और F2, और ये मेरा रिजल्टेंट है FR, तो मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, नाउ द रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन एज F1 F2 स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इनटू cos थीटा। यही होता है ना? अरे होता है कि नहीं? समझ में आया? ये किसमें? मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट के अंदर है रिजल्टेंट फोर्स। अगर ये रिजल्टेंट फोर्स इज शुड नॉट बी ग्रेटर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? रिविट वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिविट वैल्यू क्या होती? रिविट वैल्यू होती है कि कोई बोल्ट या फिर रिविट कितना मैक्सिमम लोड को ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो कितना मैक्सिमम लोड को बच्चे ट्रांसफर कर सकता है, वही क्या होती है? रिविट वैल्यू होती है। अगर ये रिजल्टेंट फोर्स क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट में आरवी से बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, आरवी से छोटा है, इसका मतलब मेरा क्या है? मेरा कनेक्शन बिल्कुल सेफ है। मेरा कनेक्शन बिल्कुल क्या है? सेफ है। समझ में आया? अरे समझ में आया? चलो, अब ये तो बात थी F1 F2 की, ये मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने की बात की आपको। अब F1 F2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, नाउ F1, सबसे पहली बात, व्हाट इज F1? सबसे पहली बात कर लेते हैं कि भाई F1 क्या था। नाउ व्हाट इज F1? ठीक है, F1 क्या है? F1 इज द शियर फोर्स इन द बोल्ट। F1 क्या है मेरा? नाउ F1 इज द शियर फोर्स इन द बोल्ट, shear force in the bolt or rivet, shear force in the bolt or rivet, shear force in the bolt. F1 is the shear force in the bolt or rivet due to direct load P, जो मेरा डायरेक्ट लोड लगा है P, उसकी वजह से जो मेरा शेयर फोर्स जनरेट हो रहा है हर एक बोल्ट की रिविट के अंदर, वो मेरा क्या है? F1 है। कैसे निकालोगे? बस ये बात याद रखना कि जो F1 होता है, जो बोल्ट होती है, लोड होती है, वो जितना भी लोड आते हैं उनको कैरी करते हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर एरियाज। क्लियर है? जो रिविट होती है या बोल्ट होती है, वो बोल्ट को कैरी करती है इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एरिया। ठीक है, अब मान लो कि भाई एक जो मेरा F1 की वैल्यू निकाल रहा हूं किसी सिंगल बोल्ट या रिविट के अंदर, टोटल लोड कितना आया था? टोटल लोड आया P। टोटल लोड कितना आया? P। नाउ डिवाइडेड बाय कितने बोल्ट हैं? सभी ने कैरी किया। सभी ने कितना कैरी किया? मान लो सभी का एरिया हो गया A इंटू समेशन AI। समेशन AI का मतलब है कि कनेक्शन के अंदर जितने भी मेरी रिविट थे, ठीक है, तो P डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ AI। ये कौन कैरी कर रहा है? सारे बोल्ट। सारे बोल्टों ने इतने स्ट्रेस ले लिया, इतना A वो ले लिया, लेकिन इसने कितना किया? एक सिंगल बोल्ट ने मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ दैट रिविट, क्लियर है भाई? इसको भूल जाओ F1 को पहले। P अपॉन AI क्या है? P अपॉन AI ये टोटल स्ट्रेस है जो सारे बोल्ट या रिविट में आएगी। तो लेकिन मैं तो F1 क्या निकाल रहा हूं? एक सिंगल बोल्ट कितना कैरी करेगा, तो मल्टीप्लाई में उसका एरिया, बस हो गया काम। अब मान लो कि सारे बोल्ट सेम डायमीटर के हैं, ठीक है, मान लो कि इफ ऑल बोल्ट और रिविट आर ऑफ सेम डायमीटर,
जितने भी मेरे बोल्ट या रिवेट है सारे सेम डायमीटर के। सेम डायमीटर के हैं मतलब क्या है, सेम डायमीटर का मतलब यानी कि समेशन ऑफ ए आई इज इक्वल टू कितना होगा, एक का मान लो एरिया ए आई है तो एन का कितना होगा, यानी कि एन ए आई, एन नंबर ऑफ बोल्ट है। अगर समेशन ए आई का मतलब क्या हो जाएगा, एन इंटू ए, एक बोल्ट या रिवेट का एरिया कितना है, ए आई, एन है तो एन ए आई, इसी के बराबर होगा। इसको पुट कर दो यहाँ पे। नाउ F1 इज इक्वल टू नाउ लोड P डिवाइड बाय समेशन ए आई कितना होगा, नाउ N इंटू ए आई मल्टीप्लाई में एरिया कितना है बच्चे, दैट इज ए आई, मल्टीप्लाई में एरिया कितना है, दैट इज ए आई। क्लियर हुआ। नाउ ए आई से मेरा ए आई की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो जो मेरी F1 की वैल्यू आ गई, नाउ F1 इज कमिंग आउट टू बी दैट इज टोटल लोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बोल्ट। F1 की वैल्यू क्या आ गई, नाउ टोटल लोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बोल्ट। क्लियर, ये क्या आ गया मेरा F1। क्लियर है, F1 आ गया मेरा। N क्या है बच्चे यहाँ पे, N इज द नंबर ऑफ बोल्ट, मैं लिख भी देता हूं, N इज द नंबर ऑफ बोल्ट और रिवेट, N इज द नंबर ऑफ बोल्ट, N इज द नंबर ऑफ बोल्ट और रिवेट। ठीक है, N इज द नंबर ऑफ बोल्ट और रिवेट्स। क्लियर है, किसकी वैल्यू आ गई, F1 की वैल्यू आ गई। F2 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज F2, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई F2 क्या है, F2 क्या है, F2 है shear force in the bolt due to twisting moment. Now F2 is the shear force in the bolt, shear force in the bolt or rivet, shear force in the bolt or rivets due to twisting moment, due to twisting moment, twisting moment की वजह से इस बोल्ट के अंदर जो मेरी क्या है shear force डेवलप हो रहा है वो मेरा F2 है। क्लियर है। अब F2 की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहाँ पे डेरिवेशन चलो बता देता हूँ, सुनो इधर भाई, ये टॉर्शनल फॉर्मूले से आया, तो टॉर्शन के लिए इक्वेशन क्या होती है, नाउ T बाई जे इज इक्वल टू टॉ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, यही होती है मेरी टॉर्शन इक्वेशन, होती है कि नहीं, यही होती है ना मेरी टॉर्शन इक्वेशन। मुझे टॉर्शनल शेयर फोर्स निकालना है, तो मेरा बच्चे ट्विस्टिंग मोमेंट, इन दोनों को मैंने साथ ले लिया। नाउ टॉर्शनल ट्विस्टिंग मोमेंट T की वैल्यू कितनी है, P इंटू ई इज डिवाइडेड बाई जे। अब देखो J होता है मेरा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मान लो बच्चे ये मेरा, नाउ दिस इज द x एक्सिस, नाउ दिस इज द y एक्सिस एंड नाउ दिस इज द z एक्सिस। ठीक है, ये मेरा एरिया हो गया, नाउ दिस इज द एरिया। ठीक है, ये मेरा एरिया हो गया, इस एरिया में ये मेरा कोई एरिया होगा, ये एरिया मान लिया मैंने AI, इसका मेरे को निकालना है क्या, इसका मेरे को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो z एक्सिस से इसकी डिस्टेंस मान लो ri, तो जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है J, वो कितना होता है, AI इंटू RI का होल स्क्वायर, यही तो होता है, अरे यही तो होता है। तो नाउ अब इसमें मान लो कि जितने भी मेरे बोल्ट हैं, जितने भी मेरे कनेक्शन के अंदर बोल्ट हैं, ये मेरा कनेक्शन था, ऊपर आओ, नाउ दिस इज द कनेक्शन, इस कनेक्शन के मेरे जितनी भी डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस मैंने मान ली कि वो मेरी आर आई है। रेडियल डिस्टेंस कितनी है मेरी, दैट इज आर आई, रेडियल डिस्टेंस कितनी है मेरी, दैट इज आर आई। क्लियर है। नाउ द रेडियल डिस्टेंस कितनी हो गई, आर आई मेरी रेडियल डिस्टेंस होगी। क्लियर हुआ, आर आई इज द रेडियल डिस्टेंस। तो मेरा जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया दैट इज वो कितना हुआ, ए आई इंटू आर आई का होल स्क्वायर। लेकिन सभी बोल्ट का लेना है तो मैंने क्या कर दिया, समेशन कर दिया। ये तो एक बोल्ट का है ना, सभी का होगा तो समेशन इनटू ये टॉर्शनल शियर स्ट्रेस मान ली मैंने, टॉ डिवाइडेड बाय आर, आर भी रेडियल डिस्टेंस होती है तो वो क्या हो गए, आर आई। क्लियर है। मेरे को शियर फोर्स निकालना है, तो फोर्स कितना होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया ऑफ द बोल्ट, यही होगा ना। मुझे तो एक सिंगल बोल्ट में ये निकालना है, स्ट्रेस तो सभी में सेम है। तो यहां से अगर मैं बात करूं टो की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, नाउ F2 इज इक्वल टू, टो की वैल्यू यहां से पुट करो, इसमें कितनी होगी, नाउ P इंटू ई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ए आई इंटू आर आई का होल स्क्वायर इंटू आर आई, ये किसकी वैल्यू है, टो की वैल्यू, इंटू ए आई। क्लियर हुआ बच्चे, इंटू ए आई। अब सुनो आगे ध्यान से, नाउ फोर्स F2 इज कमिंग आउट टू बी, मैं इसको लिख सकता हूं नाउ P इंटू ए डिवाइडेड बाई ऑफ समेशन ए आई इंटू आर आई का स्क्वायर इंटू ए आई इंटू आर आई, यही होगा। अगर मान लो सारे बोल्ट, इफ ऑल बोल्ट और रिवेट, if all bolt or rivets are of same diameter, मेरे जितने भी बोल्ट या रिवेट हैं वो सभी सेम डायमीटर के हैं, तो मैं ये कह सकता हूं सेम डायमीटर के हैं तो क्या हुआ,
समीशन सेम डायमीटर के हैं तो बच्चे मैं इसको लिख सकता हूं कि समीशन ए आई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, नाउ वी कैन समीशन ए आई की जगह एन इंटू ए आई लिख सकता हूं, ये लिखते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में मैं लिख सकता हूं नाउ F2 इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज P इंटू ई समीशन ए आई आर आई का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ एन ए आई इंटू समीशन ऑफ आर आई का स्क्वायर। क्लियर है, चूंकि एरिया तो कॉमन हो जाएगा, सभी का एरिया सेम हो जाएगा, ए समीशन से बाहर आ जाएगा। नाउ ए आई इंटू आर आई, ए आई इंटू आर आई। क्लियर है बच्चे, एन नहीं आएगा उसमें, फिर ये गलती कर दी, एन नहीं आएगा। एन क्यों नहीं आएगा, एक बार एन नहीं आएगा बच्चे उस कैलकुलेशन के अंदर, एन क्यों नहीं आएगा, सुनो इधर यार, इतने तो समझदार आप भी हैं, सुनो एक बार बता देता हूं, फिर भी कुछ दो चार होंगे। मान लो कि 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 12, ये समीशन दिया है, सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, यही आएगा ना। तो इसका मतलब ये 2 बाहर आएगा केवल। इसी तरह से समीशन ए आई आर आई स्क्वायर में केवल एरिया सेम था, यानी कि हर एक टर्म में एरिया की वैल्यू सेम है, एरिया सेम है तो एरिया बाहर आ गया मेरा, ए आई, एन ए आई नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया। चलो अब ये मेरा बच्चे क्या आ गया, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ F2, तो मेरी ए आई से ए आई मेरी वैल्यू कैंसिल हुई, नाउ ए आई से मेरा ए आई कैंसिल हो गया, तो जो मेरा F2 होगा, नाउ F2 इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ P इंटू E डिवाइडेड बाई ऑफ समीशन ए आई आर आई का स्क्वायर, ए आई तो रहा नहीं, समीशन आर आई का स्क्वायर इंटू आर आई। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ F2, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, F2 की वैल्यू है। आर आई क्या है, मेरी रेडियल डिस्टेंस है, आर आई इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सीजीओ बोल्ट ग्रुप। आर आई क्या है, आर आई इज द रेडियल डिस्टेंस, आर आई इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम, रेडियल डिस्टेंस ऑफ बोल्ट, रेडियल डिस्टेंस ऑफ बोल्ट और या रिवेट फ्रॉम सीजी, फ्रॉम सीजी बोल्ट ग्रुप, फ्रॉम सीजी ऑफ ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम सीजी ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप का सीजी है उससे। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, F2 की वैल्यू। F1 भी मैंने निकाल लिया बच्चे, मैंने F1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, मैंने F1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और मैंने F2 की वैल्यू भी निकाल ली। मेरा F1 आ गया, मेरा F2 आ गया, और थीटा मेरे को पता ही है एंगल उनके बीच का, F1 आ गया मेरा, F2 आ गया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, F1 आ गया, F2 आ गया, मेरे को ये एक्सप्रेशन लगाना है और मेरे को रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेना है। मेरे को क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। रिजल्टेंट फोर्स आ गया, और रिजल्टेंट फोर्स किसमें निकालना है, मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट में। और मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट क्या होगा, अब सुनो इधर, मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट वो होगा जिसके लिए रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम होगा। रिजल्टेंट फोर्स कब मैक्सिमम होगा, F1 तो P अपॉन N होता है, वो तो सभी के लिए, अगर एरिया सेम है तो सभी के लिए सेम हो जाएगा। F2 का अगर आप बच्चे अपने एक्सप्रेशन देखा हो तो F2 का एक्सप्रेशन देखो एक बार। नाउ F2 का एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो F2 है P इंटू ई, सेम है हर एक बोल्ट के लिए, इंटू समेशन आर आई स्क्वायर, हर एक बोल्ट के लिए सेम होगा। लेकिन इस आर आई की वैल्यू तो डिफरेंट हो सकती है, ये जो रेडियल डिस्टेंस है सीजी से हर एक बोल्ट या रिवेट के लिए, ये तो डिफरेंट हो सकती है ना हर एक उसके लिए। तो जिसके लिए आर आई मैक्सिमम होगा जिस बोल्ट या रिवेट के लिए, उसके लिए F2 क्या होगा, मैक्सिमम। अगर बच्चे F2 को मैक्सिमम करना है तो इस आर आई को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। यानी कि अगर F2 मैक्सिमम है, आर आई मैक्सिमम है किसी बोल्ट या रिवेट के लिए, उसके लिए F2 भी मेरा मैक्सिमम होगा। क्लियर है, तो अब सुनो इधर ऊपर आओ, नाउ दिस इज द बोल्ट, ऊपर सुनो देखो, अब ये मेरे को रिजल्टेंट निकालना था। तो रिजल्टेंट की अगर मैं बात करता हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्टेंट फोर्स, तो मेरे को F2 को मैक्सिमम करना पड़ेगा। F2 कब मैक्सिमम होगा, जब बच्चे आर आई मेरा मैक्सिमम होगा, यानी कि रेडियल डिस्टेंस मेरी मैक्सिमम होगा, इनटू थीटा कोस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी कोस उतना ही ज्यादा होगा। कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0, यानी कि थीटा की वैल्यू जितनी भी मिनिमम होगी कोस की वैल्यू उतनी ज्यादा, कोस की जितनी वैल्यू ज्यादा रिजल्टेंट फोर्स मेरा उतना ही ज्यादा, यानी कि थीटा को मेरे को क्या रखना पड़ेगा, थीटा मिनिमम। ठीक है, तो मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट वो बोल्ट होगा जिसके लिए रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम होगी और थीटा मेरा मिनिमम होगा। क्लियर है, मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट कौन सा होगा, जिसके लिए रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम और थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, दैट विल बी द मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट
और अगर मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट में रिजल्टेंट फोर्स रिविट वैल्यू से कम आ रहा है, इसका मतलब मेरा कनेक्शन सेफ है, अदरवाइज कनेक्शन मेरा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो, तो इसमें लिख सकते हो यहीं पे, या यहीं पे लिख देता हूं मैं, इसमें लिख देता हूं यहीं पे कि मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट, मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट, most critically stress bolt is one, most critically stress bolt is one for which, most critically stress bolt is one for which Ri मेरा मैक्सिमम है और थीटा मेरा मिनिमम है। Ri is maximum and theta is minimum। क्लियर है? सबसे मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट क्या होगा? जिसके लिए Ri मैक्सिमम होगा और थीटा की वैल्यू मेरी मिनिमम होगी, वही मेरा मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट हो जाएगा। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? अरे समझ में आया बच्चे? चलो, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है? ये किसके लिए वैलिड था? ये बच्चे उसी के लिए वैलिड है अगर बोल्ट का डायमीटर मेरा सेम है, जो कि 99.999% क्वेश्चंस में बोल्ट का डायमीटर सबका सेम ही रखेगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि बोल्ट का डायमीटर उसने चेंज कर दिया कि कुछ बोल्ट ये रिविट कुछ डायमीटर की कुछ की है, तो ऐसा नहीं करता। जनरली कर भी सकता है लेकिन ऐसा जनरली नहीं करता है, तो बी केयरफुल, नहीं पूछेगा, बस ये याद रखना बच्चे, ठीक है? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा, मैं ये कहूंगा कि ये कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट, ठीक है? एक क्वेश्चन फिक्स है, अगर ये टॉपिक कर लिया तो बच्चे ये मान लो कि आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। एसएससी जेई में अपने नंबर फिक्स कर लेना फिर, ठीक है? एसएससी जेई के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स है इस टॉपिक से, मेंस के अंदर स्पेशली, और वैसे भी सभी एग्जाम में आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो इसको नोट कर लो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, उसके बाद ये बना लेना, उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन नोट डाउन करो, नोट डाउन दिस पोर्शन, कर लिया? उसके बाद ये वाला पोर्शन ये कर लिया। After that F1 you have to calculate, उसके बाद ये वाला है F2 कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? बस ये वैल्यूज यहाँ पे ध्यान रखना। इसको नोट कर लो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।